सुर्खियों में। नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम सुर्खियों में के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता बैनर्जी और आज के अंक में हम बात करेंगे न्यू बॉर्न वीक या नवजात सप्ताह पर। ये जो सप्ताह चल रहा है इसे नवजात देखभाल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। क्या है इसका उद्देश्य, किस तरह से नवजात की देखभाल की जाए, कोविड-19 के संक्रमण काल में क्या सावधानियां बरती जाए जैसे विषयों पर हम बातचीत करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीष सिंह, डिप्टी डायरेक्टर चाइल्ड हेल्थ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका। नमस्कार। डॉक्टर वंदना भाटिया भी हमारे साथ हैं। आप स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं यूनिसेफ मध्य प्रदेश की। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर भाटिया। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं कि नवजात के नन्हे पैरों के निशान हमारे दिल या जीवन में ही नहीं बल्कि समाज के गठन में भी गहरे निशान छोड़ते हैं। आने वाला जीवन उनका स्वस्थ हो, इसके लिए जरूरी है कि आज हम नवजात का उचित ध्यान रखें। डॉक्टर सिंह, बातचीत के सिलसिले को आपसे ही हम शुरू करेंगे। सबसे पहले चूंकि हम न्यू बॉर्न वीक यानी नवजात देखभाल सप्ताह पर बात कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस सप्ताह का, कब से ये सप्ताह मनाया जाता है, शुरू होता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जैसा कि आपने बताया कि समाज के गठन में नवजात शिशु का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, तो उसी प्रकार से समस्त जगह, चाहे वो स्वास्थ्य संस्था हो, चाहे वो हमारी समुदाय स्तर की स्थल हो, वहाँ पर नवजात शिशु को देखभाल जो है वो हमें गुणवत्तापूर्वक, समानता के आधार पर और गरिमापूर्वक उनको स्वास्थ्य सेवाएं दी जानी चाहिए। तो जो हमारा नवजात शिशु स्वास्थ्य सप्ताह जो है वो भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाना था, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में यह सप्ताह जो है 23 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सारी ऐसी गतिविधियां संस्था स्तर पर और समुदाय स्तर पर आयोजित की जाएंगी जिससे हम अपने मध्य प्रदेश की नवजात शिशु मृत्यु दर को कम कर सकें। जी, तो खास तौर पर जन जागरूकता की बात भी हम इस सप्ताह के दौरान करते हैं और लोगों को ये समझाइश देने की कोशिश करते हैं कि नवजात की देखभाल क्यों ज़रूरी है। तो किस तरह से जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है डॉक्टर सिंह, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जब हम जन जागरूकता की बात करते हैं तो किसी भी नवजात शिशु का जन्म उसी समय से शुरू हो जाता है जब से माता पिता यह तय करते हैं कि हमें अपने नवजात को जीवन में लाना है। तो जब से हमारा प्रसव किसी महिला के गर्भ में ठहरता है उस दिन से किसी नवजात शिशु का जो है जन्म शुरू हो जाता है। तो वो हमारे प्राथमिक जो 270 दिवस यानी 9 महीने के जो दिन होते हैं वो माँ के गर्भकाल में चलते हैं और इसके बाद का जो जन्म समय जो शुरू होता है वो उसके जन्म के उपरांत शुरू होता है। इस दौरान जो है हम यदि किसी बच्चे को जन्म लेकर के दुनिया में ला रहे हैं तो उसकी देखभाल शुरू के 9 महीने अच्छे तरीके से होनी चाहिए, जिसमें पूरा माँ का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, क्योंकि जन्म के दौरान ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं, जब एक बच्चा माँ के गर्भ से निकल के ज़मीन पर जब आता है तो उसका जो है स्वतः ही स्वयं के स्तर से सांस लेना और उसकी जीवन क्रिया के लिए जो आवश्यक चीज़ें जो हैं वो शुरू करना होता है। क्योंकि इस दौरान यदि हम ध्यान नहीं रख पाते तो करीब 40% बच्चों की मृत्यु इस दौरान होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। तो जितनी भी हमारी माताएं जो गर्भवती हैं उनको हम जानकारी देते हैं कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी है जिससे हम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। और जन्म के दौरान वो सभी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है किसी स्वास्थ्यकर्ता के माध्यम से प्रदान की जानी है। और जब जन्म होने के बाद जब वो बच्चा अपने घर जाता है तो समुदाय स्तर पर आशा और आशा सहयोगी माध्यम से उसकी देखरेख हेतु उसका फॉलोअप भी किया जाता है। जी, तो माँ के गर्भ में जो 9 महीने होते हैं एक तरह से, तब तो एक अलग ही परिवेश उसे मिलता है, लेकिन जब वो बाहर आता है, दुनिया में जन्म लेता है, अपनी आंखें खोलता है, तब किस तरह की देखभाल उसे दी जानी चाहिए, दी जाती है, इस पर हम बातचीत करते हैं या जन जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भाटिया, आपसे मैं जानना चाहूँगी, हम बात कर रहे हैं नवजात देखभाल की। नवजात हम किन्हें माने, कितने दिन या महीने के बच्चे को हम नवजात मानते हैं और क्यों इस बात पर हम जोर दे रहे हैं कि नवजात की देखभाल बेहद ज़रूरी है। जी, आपका सवाल एकदम सटीक है, क्योंकि कई बार हम नहीं समझ पाते कि नन्हा बच्चा या नवजात शिशु जो है वो कितनी उम्र का होता है। तो 28 दिन तक की उम्र के जो नवजात होते हैं, शिशु होते हैं, उनको हम नवजात शिशु कहते हैं। 28 दिन से लेकर 1 साल तक हम उनको शिशु कहते हैं और फिर 1 साल से 5 साल तक हम उनको बाल या बच्चा या बाल कहते हैं, तो बालक कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हम नवजात शिशु की बात करते हैं और देखभाल की बात करते हैं, तो जैसे सर ने अभी बताया कि नवजात की देखभाल तो उस दिन से ही शुरू हो जाती है जिस दिन वो गर्भ में
आ जाता है, माँ की गर्भ में आ जाता है। हाँ, बल्कि मैं एक कदम पीछे भी जाना चाहूँगी कि जब माता अभी जो है गर्भवती नहीं होती, उसके पहले से ही हमें तैयारी करनी होगी कि हम माता का जो पोषण है, उनका जो आयरन की जो कमी है वो ना होने दें। जो है किशोर अवस्था से ही हम शुरू करें एक तरह से गर्भ धारण करने के लिए भी वो जो तैयार हो, प्रिपरेशन, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी। और जो जल्दी शादी जो हो जाती है जिन बालिकाओं की, उनमें हमने देखा है कि उच्च जोखिम की जो है प्रसव होना या उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस होना, और ख़ास करके शिशु में भी लो बर्थ वेट जिसे कहते हैं, या कम वज़न के शिशु, कमज़ोर शिशु, कुपोषित शिशु या प्रीटर्म शिशु जो समय से पहले जन्मे शिशु, तो इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने बात की थी कि नवजात की देखभाल क्या करनी चाहिए, तो नवजात की देखभाल हमें जैसे ही नवजात इस दुनिया में आता है तो पहले तो प्रसव जो है, हमें प्रसव से पहले जो पहला जो हम नाम लिखवाते हैं गर्भवती का, तो वो पहले महीने से ही हम लिखवाएं, और फिर हर महीने में नियमित एकदम शेड्यूल के तरह हम जांच करवाएं गर्भवती महिला की, और कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो जल्दी उसे जो है पहचानें और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें। आयरन, फोलिक एसिड, पोषण, इन सब का ख्याल रखें गर्भवती महिला में। और फिर प्रसव जो है अस्पताल में ही हो, घर पे ना हो, और अस्पताल में भी पहला घंटे के भीतर पैदा होते ही माँ को बस छाती में शिशु को दे देना है। हम कहते हैं नाल काटने के भी पहले हम शिशु को छाती पे रख देते हैं, ताकि बच्चा अपने आप छाती ढूंढता हुआ दूध पी ले, और पहले घंटे का जो पीला गाढ़ा दूध है माँ का, वो उसको मिले, वो उसका सबसे पहला टीका होता है। और अस्पताल के प्रसव में साथ ही में उनको जो संस्थागत टीके मिलने ज़रूरी होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो वैक्सीन, विटामिन के, BCG, ये सारे टीके उनको अस्पताल में मिलें, और उनको गर्म रखा जाए। शिशु को गर्म रखा जाता है, एक अच्छे से टॉवल, गर्म टॉवल या कपड़े में, सूती कपड़े में बांध के उसको गर्म रखा जाता है, और माँ की छाती से सटा के गर्म रखा जाता है। और फिर 6 महीने तक केवल जो है माँ का दूध, और नाक, आँख, कान और नाल, ये 4 चीज़ों पे कोई चीज़ लगानी नहीं है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई चीज़ नहीं लगानी। कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को ये लगा दिया जाता है, कोई तेल या कोई चीज़ लगा दी जाती है, तो वो ना करें। और कई बार हमें ये भी पता चलता है कि दूध ना पिला के, पहला गाढ़ा दूध, शिशुओं को वेट कराया जाता है कि कोई आएंगे बुजुर्ग या मामा, घर के कोई प्रथा होती है कि चूरन चटाएंगे या शहद चटाएंगे, तो ये चीज़ें एक्चुअली उनके लिए हानिकारक हैं, और ये जानलेवा भी हो सकता है, संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। और वो उनका जो अगर समय पे दूध नहीं पिलाया गया, उनको पहला गाढ़ा दूध नहीं पिलाया गया, तो उनमें कई बार 24 घंटे तक भी बच्चों को वेट कराया जाता है, ऊपरी कुछ पिला दिया जाता है, तो ये उनके लिए खतरा हो सकता है। उनकी ब्लड शुगर लेवल कम हो सकती है, तो वो बीमार पड़ सकते हैं बच्चे। और ऐसे शिशुओं में खतरे के चिन्ह पहचाना कि रो नहीं पाया पैदा होते ही, या सांस नहीं ले पाया, या नीला पड़ रहा है, या झटके आ रहे हैं, या हाथ और पैर के तलवों पे पीलापन पड़ रहा है, तो ये सारे खतरे के चिन्ह पहचानना भी बहुत अधिक ज़रूरी है। जी, डॉक्टर सिंह, डॉक्टर भाटिया की ही एक बात को आगे ले जाते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगी। डॉक्टर भाटिया ने कहा कि बहुत ज़रूरी होता है कि माँ का जो पहला गाढ़ा दूध है वो बच्चे को पिलाया जाए सही समय पर, शुरुआत के आधे से 1 घंटे के बीच में। जब हम भारत की या अपने प्रदेश मध्य प्रदेश की बात करते हैं, हम जानते हैं कि ज़्यादातर जनसंख्या जो है गाँव में बसर करती है, और वहाँ पर आज भी ऐसा है कि जो जच्चा है या एक तरह से जो बहू है, वो अपने बड़े बुजुर्गों की बात, महिलाओं की, जो बड़े हैं घर में, उनकी बात ज़्यादा मानती हैं। और कहीं ना कहीं कई सारे टैबूज़ हैं, धारणाएं हैं। वो लोग अगर कह देंगे कि शुरू का ये जो दूध है ये गंदा होता है, इसे न पिलाना, तो वो नहीं पिलाएंगी, भले ही सरकार कितनी बार भी उनको ये कहे। जैसा कि डॉक्टर भाटिया ने भी कहा कि वो जो पहला दूध है वो पहला टीका है बच्चे का, और अगर वो आप नहीं उससे वंचित अगर आप अपने बच्चे को रखते हो तो बहुत बड़ा खतरा आप उसके लिए पैदा कर रहे हो। तो जब हम यहाँ पर जागरूकता फैलाने की भी बात कर रहे हैं, लोगों तक विशेष बिंदु हैं वो पहुँचाने की भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से नवजात की देखभाल करें, किन बातों का ध्यान रखें, तो जब ग्रामीण क्षेत्रों पे खास तौर पर इस सप्ताह के दौरान अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आप पहुँचते हैं, लोगों को समझाइश देते हैं, तो इन टैबूज़ को किस तरह से तोड़ने की कोशिश की जाती है? ये धारणाएं कैसे हम बदलें, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक ये घर कर चुकी होती हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो धारणाएं मन में बन चुकी हैं उनको हम किस प्रकार से दूर करें। तो शासन स्तर से इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण काम भी किए जा रहे हैं, जिसमें हम जन
जागरूकता प्लान के साथ साथ कि जो हमारे गांव स्तर के जो एक जनसंख्या होती है वहाँ पर हम एक आशा का चयन करते हैं। वो जो आशा होती है वो उसी क्षेत्र की और उसी समुदाय की होती है, जिसका चयन लोकल जो वहाँ के सदस्य हैं जैसे कि सरपंच जो हैं वही चयन करते हैं। जब उनका चयन करके जब उनका नाम हमारे जो है संबंधित जिले पर प्रेषित किया जाता है तो राज्य स्तर से कुछ हमने जो है उनको प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। और उनको मॉड्यूल के निर्माण के साथ साथ उनको हम ये सभी जानकारी देते हैं कि स्वास्थ्य से ऐसी संबंधित सभी चीज़ें जो किसी के जीवंतता को बढ़ाता है, उसको बीमार होने से बचाता है, उसके संबंध में जानकारी दी जाती है। और यही संदेश जो है वो उसी सदस्य के माध्यम से उन्हीं हमारे जितने भी हितग्राही हैं उनको जानकारी दी जाती है। साथ ही जब प्रसव पूर्व के दौरान जब उसकी ENC की जांचें होती हैं किसी भी महिला की, तो उस दौरान हम ये ध्यान भी रखते हैं कि चूंकि जब कोई महिला गर्भवती है तो गर्भवती के दौरान वो एक हमारे लिए एक सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि वो हमारी स्वास्थ्य संस्था पर जब वो आएगी तो आते समय हम उसको ये सभी जानकारी दें कि ये जो परिवर्तन आपके साथ साथ अब होने वाले हैं, जैसे कि पहले 3 महीने में बच्चे का जो विकास होगा तो इस दौरान आपके साथ साथ क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो नॉर्मल नहीं रहती, जैसे कि ज़्यादा उल्टी का होना, भूख का कम लगना। तो इस दौरान आपको क्या क्या सावधानी रखी जानी है। साथ ही अगले 6 महीने में जो आपकी जांचें जो होंगी, इस जांच के दौरान कोई भी जांच ऐसी आती है जिस दौरान हमें ज़्यादा सतर्कता होने की ज़रूरत है। और आप अपने बच्चा जो हमारा अब इस जीवन में आने वाला है, इस दौरान आपको क्या क्या तैयारी करनी रहेंगी और बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है इसके संबंध में जानकारी दी जाती है। और जब भी जिस दिन वो प्रसव के लिए आती है तो कोई भी महिला जब प्रसव के दौरान आती है, जो हमारे एंटीनेटल वार्ड जो रहते हैं तो वहाँ पर हम IC के माध्यम से जो हमारा स्टाफ है वो उनको जानकारी देते हैं कि इस दौरान आपको अब तैयार रहना है कि जो बच्चा जो आएगा उसको आपको पहला दूध पिलाना है। तो इसमें बच्चे के अलावा आपका भी क्या क्या चीज़ें जो हमारे किसी भी एक बीमारी से बचाता है, जैसे कि खून का ज़्यादा बहना ये रोकेगा यदि आप तत्काल रूप से बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो पूर्व की तुलना में अब देखा जाए तो काफ़ी कुछ परिवर्तन हुए और जो हमारे डाटा जो बताते हैं, चूँकि ये एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को हम अच्छी तरह से निभा रहे हैं और हमारे इसके लिए जो हमारे समुदाय के जितने भी सदस्य हैं उसमें काफ़ी सहयोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम भी यही कोशिश करते हैं हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो बातें हैं ये पहुंच सके। डॉक्टर भाटिया, आप भी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? मैं एक बात इसमें कहना चाहूँगी और ख़ास करके लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहूँगी कि अगर आप लोग घर में कभी किसी ने जानवर पाला है, अगर घर में जैसे गाय हैं पाले हैं अगर, तो आप देखेंगे गाय का भी एक पहला पीला गाढ़ा दूध निकलता है जिसको हम चीक के नाम से जानते हैं। कई बार हम उस चीक को लेकर उसकी मिठाई भी बनाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि चीक जो है गाय पहले अपने बछड़े को पिलाती है। तो क्यों, तो ये चीज़ अगर जानवर कर सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक बात मुझे समुदाय तक पहुंचानी है कि हम प्रकृति ने हमको ऐसा बनाया है कि हमारे जो शरीर से जैसे ही बच्चा अपना आएगा और छाती पे अपना मुंह रखेगा तो वो आस्ते आस्ते जो आपस में बॉन्ड होगी, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिनको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, वो हार्मोन्स रिलीज़ होकर दूध आना शुरू होता है। तो हम कई बार सोचते हैं कि नहीं इतने छोटे बच्चे को दूध नहीं आएगा या दूध कम पड़ेगा, वो तो इतना सा ही आता है, थोड़ा सा ही आता है। तो वो जितना उसके लिए पेट के लिए पर्याप्त है, जितना उसकी उम्र के लिए पर्याप्त है, उतना दूध प्रकृति ने हमको दिया होता है। तो ये अगर हम प्राकृतिक चीज़ को अपना लें तो हम अपने शिशुओं की जान बचा सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर सिंह, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से आप खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं आती हैं गर्भधारण के बाद उनकी एक तरह से काउंसलिंग भी करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खास तौर पर जब एक औरत पहली बार माँ बनने वाली होती है तो उनकी शंकाएं जो हैं वो असीमित होती हैं, बहुत तरह के डाउट्स होते हैं उनके अंदर और तब वो सबकी बातें एक तरह से मानने लगती है। आप जो बोलेंगे वो भी सुन लेंगी, तो घर पड़ोस रिश्तेदार जो बोलेंगे वो सब सुन लेती हैं, मानने भी लगती हैं क्योंकि वो पहली बार है। तो जब इस तरह की जन जागरूकता के लिए हम जाते हैं, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों में भी कमोबेश यही स्थिति है, तो ऐसे में क्या विशेष स्तर पर कोई अलग से प्रशिक्षण इन महिलाओं के लिए होता है या इनको अलग से चिन्हित किया जाता है जो पहली बार गर्भ धारण कर रही हो, कि उनकी काउंसलिंग या उनको समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो? किसी भी महिला जब गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण के साथ साथ जो हमारे समुदाय स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जैसे कि आशा सहयोगी, ENM और इस लास्ट वर्ष से हमारे एक जो नए सहयोगी जो जुड़े हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर,
तो इनका कार्यदायित्व यही है कि जब भी कोई माँ गर्भवती होती है तो नियमित समय अंतराल पर उनकी जांच करना कि उन्हें किसी प्रकार की चिकित्सीय ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारा कि उनको जागरूकता के संबंध में जानकारी देना, जी। जिसमें हम उसके स्वास्थ्य के साथ साथ ऐसी सभी जो भ्रांतियां जो होती हैं, हमें जो है ज़्यादा काम करना चाहिए जिससे बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाए, क्योंकि कई सारी जगह ये भी रहता है कि ज़्यादा काम करने से आपका बच्चा नॉर्मल होगा, ऑपरेशन की कम आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार की भ्रांतियां दूर करने के लिए अब चूंकि उनको पिक्टोरियल मतलब हम एक चार्ट के माध्यम से उनके जो भी गैप होते हैं उनको जो है आमने सामने बैठ करके समझाते हैं। और इससे काफ़ी सारी चीज़ें बदली भी हुई हैं कि जो हमारा पहले ये चलता था कि जिसमें हमें वास्तविक रूप से ऑपरेशन की आवश्यकता है तो वो ऑपरेशन कराने को तैयार नहीं होते, और जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है वो ऑपरेशन कराना चाहते। तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको हम जो है इन गतिविधियों के माध्यम से समझाएंगे, और यही हमारे इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य है, जिससे हम स्वस्थ नवजात शिशु को जन्म दे सकें। जी। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, मंगल दिवस जो होता है ग्राम में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है जहाँ एएनएम, आशा बहन और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये अपने ग्राम की जो उस एरिया की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी बैठक लेती हैं। और उसमें जैसे सर ने कहा कि चित्रों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से हर एक जो है जो अपना गर्भवती महिला का फेज़ रहता है वो हर फेज़ के बारे में उनको जानकारी भी पहुंचाते हैं। और वहाँ पर भी अगर उनको ज़रूरत है तो वहाँ जांच होती है, उनका वज़न लिया जाता है, उनको आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ कैसे खानी है, कैसे उनको यूज़ करना है, सारा जो अपना दवाई दिया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, तो हम किसी भी मोड़ पर उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। हम पूरी तरह से गर्भधारण के बाद से और बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद बच्चा जिस तरह से आगे बढ़ता है, शेप लेता है, वहाँ तक हम उनके साथ हैं। डॉक्टर भाटिया, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि नवजात की जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि 28 दिन तक का जो शिशु होता है उसे नवजात हम कहते हैं, तो ऐसे में एक वो बच्चे होते हैं जो अपनी माँ के गर्भ में जो एक पूरा नॉर्मल टेन्योर है, जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम 9 महीने कहते हैं, वो वक्त लेके उसके बाद जन्म लेता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें हम प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। तो क्या इन दोनों केसेस में देखभाल की परिभाषा है वो बदल जाती है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम 9 महीने उपरांत जो नवजात आते हैं, नवजात तो सारे ही नन्हे होते हैं, सारे ही कमसिन होते हैं और बहुत उनको देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उनकी जो देखभाल है, जो मैंने आपको पहले बताई कि उनको हमें गर्म रखना है, तुरंत 1 घंटे के भीतर हमें उनको गाढ़ा दूध पिलाना है, और उनकी नाल, आँख, कान में कुछ नहीं डालना है, और बाकी खतरे के चिन्हों का जो है और टीके लगाने हैं। लेकिन जब हम समय से पहले जन्मे नवजात की बात करते हैं तो कई बार वो इतने नन्हे हो सकते हैं कि वो दूध पी भी ना पाएँ या छाती को अपना मुंह लगा भी ना पाएँ। और ऐसे नवजातों के लिए और वो वज़न से भी कम वज़न के पैदा होते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं साइज़ के लिए, अपने पूरी साइज़ उनकी नहीं आई है, फुल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इसीलिए वो छोटे होते हैं। और ऐसे नवजातों के लिए सरकार की तरफ से एक विशेष नवजात गहन शिशु चिकित्सा इकाई है जहां नवजातों को एडमिट किया जाता है, प्रसव के तुरंत बाद वहां एडमिट किया जाता है, और जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में यहाँ पे लोग कांच का अस्पताल भी कहते हैं, या अंग्रेजी में एसएनसीयू भी कहते हैं। तो इन नवजातों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है, इनको हमें और भी गर्म रखना होता है। तो इनके अंदर जो हमें केयर लेना होता है, जिसे हम कंगारू मातृ सुरक्षा के नाम से भी जानते हैं। अगर इनमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे सांस नली में कोई कॉम्प्लिकेशन थी या कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसके अनुसार इनका उपचार होता है। ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो ऑक्सीजन दी जाती है, अगर इनका सांस लेने में दिक्कत थी तो जो उपचार करना है, या फिर हमें इन्फेक्शन थी तो जो दवाइयाँ देनी है वो देनी होती हैं। और वो वहाँ के डॉक्टर और नर्स जो है प्रशिक्षित होते हैं इनकी देखभाल, खास देखभाल करने के लिए। और माताओं को ये सिखाया जाता है कि ऐसे छोटे बच्चों को फिर हम कैसे टेक केयर करेंगे, और तब तक इन्हें हम डिस्चार्ज नहीं करते जब तक ये खुद माँ का दूध पीने लायक नहीं बन जाते, और खुद कोई इन्फेक्शन नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, सांस साधारण ले पा रहे हैं। और फिर उनको घर पर डिस्चार्ज करने के बाद भी कैसे इनका ख्याल रखना, कैसे कंगारू मातृ सुरक्षा जो हम कहते हैं, छाती से सटा के रखने की जो प्रक्रिया है उसको किस तरह देना, कितने घंटे तक देना, ये सिखाया। तो मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ये जो जितने भी हमारे
अस्पताल बनाए गए हैं ये सभी समुदाय चाहे वो किसी भी वर्ग से हो सभी के लिए निःशुल्क उपचार प्रदान करते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की राशि जो है वो परिजनों से या किसी से भी नहीं ली जाती। और इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी विशेषकर होते हैं जो कि जन्मजात विकृति के साथ भी जन्म लेते हैं, जैसे किसी बच्चे के पैर तिरछे हैं, तालू कटा हुआ है उनका, ऐसी यदि कुछ भी समस्या होती है तो इनके उपचार के लिए भी हमारे जितने भी चिकित्सा महाविद्यालय हैं वहाँ पर एक पीडियाट्रिक सर्जिकल यूनिट बनाई गई है जहाँ पर इन बच्चों को हम उपचार कर सकें। और कुछ राशि ऐसी होती है जो हमारे शासकीय अस्पतालों में नहीं है, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनको निःशुल्क उपचार प्रदान कर सकें। जी, तो प्रदेश में ये सुविधा कहाँ कहाँ उपलब्ध है और ख़ास तौर पर ये जो विशेष अस्पताल जिनकी बात आपने की डॉक्टर सिंह? जितने भी हमारे जिला चिकित्सालय हैं वहाँ पर स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट कम से कम हमारे यहाँ पर 20 से 30 बेडेड की यूनिट सभी जगह संचालित है। वर्तमान में आगर में ये यूनिट अभी बन के तैयार होने वाली है। 5 हमारे जो चिकित्सा महाविद्यालय है वहाँ पर ऑलरेडी एक यूनिट चल रही है जिसमें हम इस स्पेशल बच्चों को रख के उपचार कर सकते हैं। और जो हमारे जन्मजात विकृति के साथ जो जन्म लेते हैं इनके लिए अभी चिकित्सा महाविद्यालय में ये यूनिट बनाई जा चुकी है और वहाँ पर बच्चों को उपचार प्रदान किया भी जा रहा है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। डॉक्टर भाटिया, आपने कहा कि जो नवजात जिन्हें इस तरह की विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है उनको इन अस्पतालों में रखा जाता है और तब तक डिस्चार्ज नहीं किया जाता जब तक वो स्वस्थ ना हो जाए या इतना ना हो कि वो खुद से माँ की छाती का दूध पीने लायक हो जाए। इसके बाद डिस्चार्ज के बाद जब उन्हें घर लेकर जाया जाता है तब भी विशेष तरह की देखभाल की आवश्यकता तो रहती ही होगी, तो घर में नवजात की देखभाल किस तरह से होती है? पहले तो माँ का दूध ही शिशुओं को पिलाया जाता है, चाहे वो कम वजन के हो या साधारण वजन के हो। तो इसमें जो मेन जो हमारा देखभाल का कार्य है वो है माँ का दूध। हाथ धोकर ही नन्हे शिशु को उठाना है, बार बार नहीं उठाना है, जितना हो सके ज़रूरी है तभी उठाएं शिशु को। इन्हें गीला ना रखें बिल्कुल भी, और उनको गर्म रखें हमेशा, एक अच्छे गर्म कपड़े में, सूती कपड़े में उनको अच्छी तरह लपेट कर, जैसे गांव में भी आप देखती हैं दाइयाँ आती हैं पूरा बांध देती हैं बच्चों को, लपेट देती हैं, तो उस तरह से लपेट कर रखें। चौथी जो चीज़ है, नाक कान नाल में कुछ ना लगाएं। और फिर उनको अननेसेसरी, जैसे हमें बार बार नहलाने की ज़रूरत नहीं है, हम उनको साफ़ कपड़े से पोंछ सकते हैं। और उसके बाद उनको हमें कंगारू मातृ सुरक्षा जैसे हम कहते हैं, हमें उनको माँ की छाती से सटा के रखना होता है 1-1, 2-2 घंटे कंटिन्यूस। जैसे कंगारू रखता जैसे है, कंगारू पाउच होता है जिसमें उनका शिशु होता है। भारत में अगर जानवरों को पहचाने तो बंदर भी अपने बच्चों को छाती से सटा कर रखते हैं, पर उसकी एक पोजीशन होती है, वो सही पोजीशन का पहचान बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें शिशु के सर पे टोपी, पैर में मोजे और नैपी पहना कर फिर हम उसको छाती खुली रखकर माँ की छाती को साफ सफाई रख के सटा देते हैं और फिर उसको माँ की छाती से बांध देते हैं, किसी भी घरेलू अच्छे साफ सुथरे कपड़े से बांध देते हैं। और चेहरा जो है शिशु का वो इस तरह मोड़ देते हैं कि माँ को उसका चेहरा दिखाई दे, ताकि वो देख सके कि बच्चा सामान्य सांस ले पा रहा है, नीला तो नहीं पड़ रहा या दब तो नहीं रही नाक उसकी। तो ऐसे 1 घंटे तक कम से कम हमें 4 से 5 पहर शिशु को पकड़ के रखना है। और ये विधि हम लोग इसीलिए देते हैं ताकि बच्चे और माँ के बीच गर्माइश पैदा हो और उससे उसको भूख लगती है, उससे उसका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छा होता है और उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी होती है। तो हम कहते हैं ये सिर्फ माँ ही क्यों, पापा भी दे सकते हैं और आपके स्वस्थ कोई भी जो रिलेटिव्स हैं घर में वो भी दे सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखें कि वो स्वस्थ हों, उन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो, बुखार ना हो, खांसी ना हो। और अब कोरोना काल की जब बात चलती है तो हम कहते हैं कि मास्क पहनकर, हाथ धोकर, अच्छे से सैनिटाइज कर हम ये विधि दे सकते हैं। बिल्कुल, कोरोना काल की आपने बात कर ही ली है और चूंकि अब समय भी इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि एक तरह से हम इस पूरे कार्यक्रम को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस बार ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है, चूंकि ये साल ही कुछ ऐसा है, ये काल ही कुछ ऐसा है, कोविड-19 की चपेट में पूरी दुनिया है, तो किन खास बातों का ध्यान रखा जा रहा है? कौन सी ऐसे खास बातें हैं जो लोगों को बताई जा रही हैं? इस सप्ताह के दौरान हमारा विशेषकर ध्यान रहेगा कि ऐसे समस्त नवजात शिशु जो इस दौरान जन्म लेंगे और जिनकी उम्र 28 दिन से छोटी है, इनके लिए आशा के माध्यम से दैनिक रूप से इन सभी बच्चों की जांच घर घर जाके आशा के माध्यम से की जावे। साथ ही इस दौरान ये भी देखा जाए कि जितने भी जो बच्चे वहाँ पर हैं, खासकर मंगल दिवस जो हमारा एक रहता है, BHND सत्र जिस दिन टीकाकरण दिवस जो होगा, उस दौरान
एएनएम के माध्यम से इनकी समीक्षा भी की जाए कि आशा के द्वारा जो बच्चे देखे गए हैं तो उसमें से कितने बच्चे परीक्षण करके इनको, यदि बच्चे बीमार थे तो उनको रेफर भी किया गया है। ये हमारे समुदाय स्तर की प्रमुख गतिविधियां हैं। इसके अलावा संस्था स्तर, जहां पर बच्चों का जन्म होता है, तो इस दौरान सभी प्रकार की गुणवत्तापूर्वक सेवाएं, खासकर जो हमारे प्रसव केंद्रों में न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर एक यूनिट होती है, तो वहाँ पर इनकी स्वास्थ्य प्रदायगी सुनिश्चित की जाएगी। जो भी हमारी यूनिट चल रही है, एसएनसीयू हुआ जो कि हमारी स्पेशल केयर यूनिट है, और कुछ उप जिला स्तरीय संस्थाएं सीएससी और सीएससी और सिविल हॉस्पिटल में एनबीएसयू जो यूनिट संचालित हैं, उसकी हम क्वालिटी असेसमेंट करने के लिए एक जो जिला स्तर की जो टीम होती है वो असेसमेंट करेंगी कि अभी तक जो हमारी क्वालिटी पूर्वक जो सेवाएं दी जा रही हैं उसकी क्वालिटी किस प्रकार से है। और इस दौरान हम ये भी करेंगे कि हमारे जो जितने भी अस्पताल हैं जहाँ पर जिसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उसको हम प्रोत्साहित भी करें। वो प्रोत्साहन किस प्रकार से रहेगा वो हमारे शासन स्तर से देखा जाएगा। और साथ ही आईसी के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से हमारे राज्य स्तर से भी सभी जगह जाकर के जो इनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जी, डॉक्टर भाटिया, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि कोविड को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ भी हैं। कई लोग तो अस्पताल जाने से ही इस वक्त बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर एक महिला जो है वो बच्चे को जन्म देने वाली है या दिया है, नवजात है, बहुत छोटा है, तो ऐसे में जो दूसरी भ्रांतियाँ हैं उनको किस तरह से हम तोड़ें, दूर करें और सही समझाइश उन्हें दें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी सारे समुदाय से कि कोविड हालांकि नई बीमारी है और वो भी अगर गंभीर हो जाए तो जानलेवा हो सकती है, लेकिन 80% से 85% लोग माइल्ड कोविड से बच सकते हैं। कुछ उच्च जोखिम के लोग होते हैं जिनमें कोविड बहुत गंभीर रूप ले लेता है और उनको अस्पताल में जाने की ज़रूरत होती है। मगर एक नवजात जो है, हम सालाना मध्य प्रदेश में अगर हम ध्यान न दें तो हम 1 लाख के करीब जो है 5 वर्षीय जो बच्चे हैं अपना 5 वर्षीय जन्मदिन नहीं देख पाते। उसमें से 80,000 के करीब बच्चे जो हैं अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पाते, और उसमें से जो कम से कम 60-70 हज़ार है वो अपना पहला 28वां दिन भी क्रॉस नहीं कर पाते। और ये नवजात जो है हमारी अगली पीढ़ी है, तो हमें अगर इनको ठीक रखना है तो माता और नवजात दोनों को ठीक रखना होगा। तो हमें इनके लिए प्रसव कराने के लिए अस्पताल जाना बहुत ज़रूरी है, और शासन की तरफ से ये ख्याल रखा जा रहा है कि हम जो कोविड के केयर के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, जो अस्पताल हैं, जो लैब टेस्टिंग हैं या फ्लू क्लिनिक हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। और प्रसव के लिए और नवजात शिशु देखभाल के लिए जो इकाइयाँ हैं या जो न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर या न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट बने हैं, ये बिल्कुल अलग है। और इन सब यूनिट्स में भी अगर कोई खुदा न खास्ता जो कोई आ जाती है महिला जो कोविड पॉजिटिव हो, तो उनको भी सेपरेट करके उनकी भी पूरी साफ़ सफाई रख के, सोशल डिस्टेंसिंग करके और उनमें मास्क रख के हम लोग शिशु को उनके पास दे सकते हैं अगर वो गंभीर नहीं है तो, और बाकी महिलाओं से अलग रख सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं, फैसिलिटीज़ हमारी सरकारी जो तरफ से एकदम निःशुल्क और अच्छी तरह से मॉनिटर्ड हैं, तो हमें इसकी घबराना नहीं है। और दूसरी एक जो बात है जो हमें देखने मिलती है कि लड़का या लड़की ये भेदभाव अगर हम ना करें तो अच्छा है, क्योंकि कई बार आज भी हम हमारे एसएनसीयू के डेटा में देखते हैं कि लड़कियों की जो एडमिशन रेट है एसएनसीयू में या गहन शिशु चिकित्सा इकाई में वो कम है लड़कों के मुकाबले। तो हम सबसे अनुरोध ये भी करेंगे कि शिशु चाहे बालक हो या बालिका हो, दोनों का ही जीवन उतना ही मूल्यवान है, तो हम जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल तक लेकर आएं। बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर भाटिया की कि जब हम अपने परिवार की बात करते हैं या समाज की बात करते हैं तो उसमें सभी लोग तो हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, फिर बच्चों में भेदभाव क्यों? तो चाहे नवजात जो है वो बालक हो, बालिका हो, लड़की हो, लड़का हो, ध्यान दोनों का ज़रूरी है, और उससे भी पहले माता जो बनने वाली है उन पर ध्यान देना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह, डॉक्टर भाटिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक स्वस्थ समाज के लिए ज़रूरी है स्वस्थ पीढ़ी, जैसा कि डॉक्टर भाटिया ने अंत में कहा भी, और उसके लिए ज़रूरी है नवजात की खास देखभाल। इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर एक विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। सुर्खियों में